गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अमित कपूर आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम कर रहे हैं हम लोग, और बहुत इजी वे में समझ रहे हैं, बहुत आराम से समझ रहे हैं। हमने कई सारे मुद्दों पे बात कर ली हुई है तो कुछ आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बात हो जाए सब्सक्राइब कैसे करना है। तो मेरा कोड देखो, सबसे फ्रंट पे ही यहीं पे है, जो कि AMR10 है। आप यहाँ से मेरा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस वो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। आप इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पे इस समय है, और मैं तो कहता हूँ कि ये इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लाखों की तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। यहाँ पे अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप देख रहे हैं कि डेली जो है वो लाइव क्लासेस आपको मिलने लग जाएंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको मिलने लग जाएंगे, लाइव टेस्ट और क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस। हाँ, ये सब कुछ मिलना लग जाएगा आपको। तो आप रिकॉर्डेड पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, और जिसके लिए आपने पे किया है वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, अगर से जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं 10 बजे सुबह में MCQ करा रहा हूँ। हिस्ट्री का ही MCQ करा रहा हूँ। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो सुबह 10 बजे से ही जुड़ना स्टार्ट कर सकते हैं मुझसे। हाँ? और कैसे जुड़ेंगे? गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे, यूपीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे और मेरा नाम सर्च करेंगे, अमित कपूर, और आपको सारी क्लासेस मेरी वहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो क्या, अनअकैडमी _ अमित कपूर पे आएंगे और यहाँ से आप जुड़ सकते हैं मुझसे। अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, क्लियर हुआ हूँ मैं PCS मेंस यूपीएससी में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैं पढ़ाता हूँ। रात में 8 बजे होती है क्लास। जो लोग पब्लिक एडमिन जिनका सब्जेक्ट है, और अगर जिन्होंने चूज नहीं किया हुआ है वो भी क्लास कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे चूज करना है। और अगर नहीं पता है तो आप मेरी पहली क्लास देखेंगे यूट्यूब पे, जो कि 8 बजे होती है। तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं कैसे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है। ठीक है, लगभग 60% से अधिक पोर्शन में जीएस का कवर करने वाला हूँ। 2 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, और अभी 7-8 महीने से मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ। टॉप मोस्ट फैकल्टीज जो है वो आपको गाइड करेंगी। इनके गाइडेंस में आप क्या करेंगे, आप जो है इनके गाइडेंस में इनके सारे जो है कोर्सेस आपको मिलेंगे, साथ में मेरा भी कोर्स मिलेगा आपको। तो ये टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं, और 15,000 से अधिक जो है वो यहाँ पे आपको कोर्सेस मिल रहे हैं। आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया है तो 15,000 कोर्सेस मिल जाएंगे आपको। और प्लस के लिए है, आप देखो यहाँ पे कोर्स जब आप ले रहे हो प्लस सब्सक्राइब कर रहे हो सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इसमें क्या क्या फायदे हैं। लाइव क्लासेस आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। मतलब आपको क्या है, एक जो आप क्लासेस जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जो आपको क्लासेस मिलेंगी शेड्यूल्ड बाय शेड्यूल जो है वो मिलती जाएंगी। आपको शेड्यूल पहले से ही प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस है 49,500, और जब मेरा कोड यूज करेंगे तो देखिए ये 44,550 फीस हो जा रही है। मतलब आपको इस पर 10% का जो है वो क्या डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, 10% का आपको क्या इस पर डिस्काउंट मिला हुआ है। और इसी पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जब आप ये डिस्काउंट ले लेंगे, एडमिशन ले लेंगे, तो क्या करूँगा मैं, आपको इस पे 12% जो है वो रिफंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। मेरा कोड तो आपको 10% डिस्काउंट दिला ही रहा है, और यहाँ पे मैं 12% रिफंड कर रहा हूँ, वो भी किस पे, एक्चुअल फीस पे, जो कि ये फीस है। ठीक है, 12% आप रिफंड जब हो जाएगी आपकी, तो लगभग लगभग आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है लगभग लगभग आपके 6-7 हज़ार रुपये इसमें और कम हो जा रहे हैं। तो ये कितनी हो जा रही है, लगभग 38-39 हज़ार फीस हो जा रही है। ठीक है, 38 से 39 हज़ार फीस जो ये आपकी हो जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेरी तरफ से छूट है आपको, कब तक है, ये 31 दिसंबर तक ही छूट है। तो आप ले सकते हैं। 1 साल का भी कोर्स यहाँ पे मिल रहा है, और आपको 2 साल का भी कोर्स मिल रहा है, क्योंकि 72 हज़ार है इसकी फीस जो है।
आप 72,000 मेरा कोड यूज करेंगे तो जरा कोड यूज करते ही 64,800 हो जाएगी। और इसके बाद में 72,000 पे आपको और 10% दे दूंगा, तो लगभग लगभग ये जो है आपको, सॉरी 12% में इस पे और रिफंड आपको कर रहा हूँ, 12% रिफंड। तो आपकी फीस जो है लगभग लगभग बहुत कम हो जा रही है, 55 के आसपास आ जा रही है। इसी प्रकार से 3 साल का भी कोर्स दिया गया है, 3 साल का भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद में आप जो है यहाँ पे ये भी कोर्स दिया गया, ठीक है। आइकॉनिक भी है हमारे पास में, आइकॉनिक एक कलेक्ट देख लीजिए, बहुत ही खास है ये। जीएस ऑप्शनल, हाँ जीएस प्लस ऑप्शनल ये कॉम्बो आया हुआ है, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो 14% तक की आपको छूट मिल सकती है। और वो क्या है एक बार देख लो, अगर 1 साल का है लेना चाह रहे तो एक्चुअल फीस 77 है, अगर मेरा या अनअकैडमी की तरफ से 9% जो है वो क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है, तो ये हो जा रही है लगभग 70,153, 70,153 हो जा रही है, ठीक है। तो ये फीस आप ले लिए। इसके बाद में क्या मैं कर रहा हूँ इस पे जब मेरा कोड यूज करेंगे AMR10, जब ये वाला कोड यूज किया तो आपको क्या है, तो आपको 10% की छूट तो डिस्काउंट मिल गई। और फिर इसके बाद में मैंने क्या किया हुआ है, इसी फीस में मैं 10% आपको और रिफंड करूंगा, जो कि आपके वॉलेट में जिसमें आप चाहें, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप कितनी फीस हो जा रही, बहुत कम हो जा रही, लगभग 55,000 के करीब जो है आपकी छूट जो है यहाँ पे मिल रही है। तो लगभग देख लो यहाँ पे 1 साल में 29%, क्यों, क्योंकि 9% ये, फिर 10%, फिर 10% मेरे MR कोड से, रेफरल कोड से, और फिर 10% मैं आपको रिफंड कर रहा हूँ। तो लगभग 10 और 20 और फिर 9 29, तो ये 29 है। इसी प्रकार से आप दूसरे साल की भी देख सकते हैं, 2 इयर्स का 11+10, यहाँ देखिए 11 मिल रही है। और 10% जो मेरा कोड यूज करेंगे और 10% मैं आपको रिफंड करूंगा। इसी प्रकार से 3 साल का भी इस तरह से आप कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइकॉनिक देख लो, आइकॉनिक बहुत अच्छा है, बेस्ट है। आप एक ऐसा फील करेंगे जैसे कि आप IAS के साथ में तैयारी कर रहे हैं। पर्सनल कोच भी दिया जा रहा है आपको, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, स्टडी प्लानर आपको दिया जा रहा है, पर्सनलाइज फीडबैक जो है वो आपको भी यहाँ पे मिलता रहेगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपका सब सही घट रहा है कि नहीं घट रहा। तो इस वजह से आप जो है यहाँ पे इस तरह से आइकॉनिक बेस्ट है। होता क्या कि इसमें मेंस का जो है वो, जो मेंस लिखा होता है वही आपको पर्सनल गाइड करता है आके। और डेली मेंस का जो है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है। उससे क्या होता है कि जो आपके मेंस पास करने की जो आप कह सकते हैं, जो एक तरह से संभावना है, वो बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे AMR10 है, इस कोड को याद कर लेंगे आप। और जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे तो ये 69,500 से घट के फीस जो है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10% आप डिस्काउंट करिए तो कितना हो जाएगा, 62,550 जो है ये हो जाएगी, ठीक है। 62,550 में इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसी पे आपको 10% का, सॉरी 12% का रिफंड करने वाला हूँ, कैश में, वॉलेट में, जिसमें आप लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत कम फीस हो जा रही है, ये भी लगभग 60 वाट के करीब जो है, सॉरी 68 58 के करीब जो है ये आपकी बैटरी जाके, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद में अपने 2 साल का भी कोर्स दिया गया है। तो जो लोग इच्छुक है, हम 12th से ही तैयारी करना चाहते हैं, या जो इच्छुक है हम ग्रेजुएशन के, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, 2 साल का या 3 साल का कोर्स ले सकते हैं, ठीक है है ना। ऑप्शन बहुत कम में मिल रहा है। जब मेरा कोड आप यूज करेंगे तो फीस इसमें कितनी है, 27,550 है। मेरा कोड आपने यूज किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, मतलब 24,750 हो जा रही है। और इसी पे मैं आपको और जो है वो 12% जो है रिफंड करने वाला हूँ। जब 12% में इसको रिफंड कर दूंगा तो आप देख रहे हैं फीस कितनी कम हो जा रही है। इसमें आप लगभग 27, लगभग 3,000, सॉरी 2750 रुपये और कम कर दीजिए। 2750 आप 24,700 में और कम कर दीजिए तो कितना हो जा रहा है लगभग, हाँ कितना हो जा रहा है ये, लगभग ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका लगभग 19,000 के आसपास हो रहा है। तो 19,000 में आपको क्या है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाए। इसी प्रकार से 2 साल का है, 24 मंथ का है, तो 40,000 फीस है। और जब मेरा कोड यूज करेंगे तो 10% छूट, इसमें मतलब ये कितना हो जाएगा, 36,000। और इसी पे आप और 10%, सॉरी 12% में अगर छूट दे दूँ आपको,
तो ये बहुत बहुत कम होके एकदम से आपको लगभग 31,000 में, 31,500 में आपको फीस ये मिल जा रही है आपकी, ठीक है। अब 3 साल का, 2 साल का ऐसे ले सकते हैं, मेरा कोड यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे मैं 12% जो रिफंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इनरोल होते रहिए। 3 जनवरी फिर से है, 3 जनवरी को कॉम्बैट फिर से कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे। तो टेस्ट में जाके सिलेक्ट कर लेंगे। 60 क्वेश्चन रहते हैं, 45 मिनट, और यहाँ पे आप इनाम भी जीत सकते हैं, वो निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। 6 महीने रिमेनिंग है। 6 महीने रिमेनिंग के लिए क्या आज बैच स्टार्ट हुआ है, नया बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, अल्टीमेट और मिशन। 6 महीने के हैं, टॉप मोस्ट फैकल्टीज के द्वारा जो है ये बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। और इसमें भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं AMR10, ठीक है। AMR10 मेरा कोड यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या है, ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी प्रीलिम्स के लिए, पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है 6 महीने में 2021 के लिए। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरा कोड यूज करेंगे, 10% की उधर छूट, इसके बाद में 12% में और रिफंड कर रहा हूँ, कुल मिला के कितना है 22% आपको मिल रहा है, कितना 22%, ठीक है। चलो है 6 महीने का कोर्स है, यहाँ पे हिंदी मीडियम सब में आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं AMR10। मेरी भी सारी सारी क्लासेस मिलेंगी और ये भी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे लक्ष्य है 1 साल के लिए है, और यहाँ पे क्या है 2 साल के लिए भी इसमें आप कर सकते हैं। एक्सपीडिशन, हाँ यहाँ पे एक्सपीडिशन 6 महीने के लिए इंग्लिश का है ये, और ये जो है 1 साल का भी, 2 साल का भी इसमें आप कर सकते हैं आराम। सब में कोड मेरा यूज करेंगे, सब में कोड यूज करेंगे, और 22% का आप लेंगे फायदा, ठीक है, मुझसे 22% का, 22% का, ठीक है, सीधे सीधे तौर पर। ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे। आइकॉनिक प्राइस जो है वो हाइक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हाइक हो सकते हैं, तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं, 31 दिसंबर तक ये है, तो आप दिसंबर तक ले सकते हैं, तो ले लीजिए। और इसके बाद में जो है पैसे हाइक हो जाएंगे, तो आप फटाफट कोड याद रखेंगे, इसको आप यूज करेंगे, इसको ही यूज करेंगे, तभी आपको 22% मिल रहा है, नहीं तो फिर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और मैं क्या क्या, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं स्पेशल क्लासेस में आ सकते हैं। और मैं क्या करा रहा हूँ देख लो, पब्लिक एडमिन में रात में 8 बजे क्लास होती है। हिस्ट्री जो है वो अभी हो रही है यूट्यूब पे, आर्ट एंड कल्चर फरवरी में लास्ट में कराऊंगा। पॉलिटी गवर्नेंस जो है वो 4 बजे क्लास होती है हमारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। और IR जो है उसको भी मैं बाद में कराऊंगा फरवरी लास्ट में। एथिक्स जो है, एथिक्स में 7 जनवरी से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एथिक्स में आप सब लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और करंट अफेयर मैं मंथली बेसिस पे कराता हूँ, ठीक है। चलो, और एक चीज़ और है, इकोनॉमी में कराने वाला हूँ। इकोनॉमी जो समरी है, रमेश सिंह की बुक, उसको मैं समराइज फॉर्म आपको करा दूंगा। और NCERT जो है वो NCERT, NCERT ज्योग्राफी की इसको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी की NCERT भी मैं कराने वाला हूँ। तो सारा ओवरऑल पोर्शन जो है आपको हो जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत है नहीं। सब कुछ कोर्स जो है वो हमारे पास में मिल जाएगा, हाँ, घबराने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। चलो, मुझे समझ में आ गई। कोड याद रखना, बस इसी को याद यूज करेंगे, और 22% का अपना डिस्काउंट लेंगे। 22% का आपके पास में डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमने कई सारे मुद्दों पे बात कर ली हुए। इसमें देखो हम फेज में कौन से हैं, 1919 और 1939 के फेज में है, राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं। ये मुद्दे हमने बात की हुई है, अधिनियम की हमने बात कर ली हुई है, एक्ट की भी हमने, रॉलेट एक्ट की बात की हुई है। और गांधी जी का अभ्युदय हमने इस पे भी चर्चा कर ली हुई है, ठीक है, इस पे भी हमने चर्चा कर ली हुई है। तो चंपारण खेड़ा, इसकी भी हमने बात कर ली है, जो उनकी शुरू की उपलब्धियां थी गांधी जी की। और हमने बात की है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी हमने चर्चा कर ली हुई है। और इसके बाद में आज हम बात करेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा अगर कुछ रह जाएगा तो हम कल भी इस पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो कोई कल क्लास में कोई डाउट हो तो आप मुझसे जो है टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम नंबर क्या है और लिंक क्या है हमने बता रखा है आपको, Unacademy_, मेरा नाम अमित कपूर, ठीक है। लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कहाँ जुड़ेंगे, Unacademy_, अमित कपूर, ठीक है, इस पे आप जुड़ सकते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत देखो बड़बड़ाने की जरूरत है नहीं कि कैसा सब चल रहा है एकदम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से एकदम से हम लोग करेंगे इसको। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि सब एक साथ में क्लियर हो जाए।
आराम आराम से करेंगे और बहुत बढ़िया से करेंगे इसको। इसमें बात होना नहीं चाहिए वैसे इसमें। हत्याकांड के क्या कारण थे हमने उसको भी बता दिया हुआ था क्या कारण थे। और आज हम नेक्स्ट पे चलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बड़ी नाटकीय ढंग से अपनी जो है नाइटहुड की जो है उपाधि ये दे दी हुई थी, दे दी हुई थी, ठीक है, मतलब उपाधि जो थी टाइटल वो वापस कर दिया था, जो कि उनको 15 में दिया गया था, 1915 में। ठीक है, ये हमने देखा हुआ था कि सेक्रेटरी फॉर स्टेट वार इन्होंने वर्जन चर्चिल ने इसकी आलोचना की हुई थी, बोला कि नरसंहार है। और ये उन्होंने कहा था हाउस ऑफ कॉमन्स में कि जिन लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, बस लाठियां थी। तो ये बहुत ही कैसी भयावह स्थिति थी। और अ, कई सारे जो विश्व के चोटी के नेता हैं उन्होंने इसकी आलोचना की हुई थी कि ये तो एक तरह से पूरी तरह से मानवाधिकारों का हनन किया गया है, डायर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अभी परसों जो है कि जयंती भी थी। हाँ, परसों जो है भी किनकी जयंती थी, उधम सिंह जी की, तो उन्होंने वो भी थे वहीं पे मौजूद। उन्होंने 1943 में जाके अमेरिका में, सॉरी ब्रिटेन में जाके डायर को गोली से मारा था, जाके गोली मारी थी जाके। कल परसों जो है पुण्यतिथि थी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है ये घटना। इस पर हमने चर्चा भी, आज हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन कैसे इसका विकास होता है। और खिलाफत आंदोलन का कहा जाता है कि गांधी जी ने भरपूर मात्रा में प्रयोग किया हुआ है अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि गांधी जी कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि किसी का यूज करने की कोशिश करें, प्रयोग करने की कोशिश करें? हाँ, ऐसा किया हुआ है गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने ऐसा किया हुआ है। खिलाफत आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और कहते हैं कि गांधी जी ने जो है इसका भी प्रयोग किया हुआ था। और हमने देखा हुआ था पिछले चैप्टर में कि होम रूल लीग आंदोलन का जो है उन्होंने प्रयोग इसके लिए किया हुआ था, अपने रॉलेट सत्याग्रह के लिए प्रयोग किया था। इसी प्रकार खिलाफत आंदोलन जो है इसमें भी गांधी जी ने भूमिका निभाई हुई है। गांधी जी सत्य और अहिंसा पर चलते हुए सारे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा का पालन किया हुआ है यहाँ पे? खिलाफत आंदोलन तो हम लोग देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ असहयोग आंदोलन है, उसका भी थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम लोग समझ लेंगे, सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत आराम से एकदम से करना है, ठीक है। कहा जाता है कि खिलाफत आंदोलन होना तो नहीं था, चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, कुछ मुद्दे ऐसे हुए थे कि तुर्की का जो सुल्तान था, हमने अब बात की हुई थी इससे पहले, तो वो कहता था कि भाई अपने आप को खलीफा मानता था, जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं, विश्व के मुसलमान हैं, अब बोलता कि मैं उनका सबका जो है धार्मिक नेता हूँ। और कुछ ऐसी बातें हो रही थी। हुआ क्या है, एक बार देखो, कह रहा कि तुर्की का जो सुल्तान है वो विश्व के मुसलमानों का खलीफा या धार्मिक नेता, प्रधान कह सकते हो, ऐसा समझा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में हमने देखा हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की जो सहायता है वो ब्रिटेन ने नहीं की हुई थी, तो उससे काफी ज्यादा मुसलमान रुष्ट थे। और समझौता जब 1916 में हुआ है, आपने देखा हुआ था 16 में समझौता हुआ है कांग्रेस और लीग का, तो इसमें ये मुद्दा शामिल हुआ। तो हमने बखूबी चर्चा की हुई है इसकी कि तुर्की की सहायता नहीं की थी ब्रिटेन ने। और उसका जो है विभाजन कर दिया हुआ था। इस वजह से लीग काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, गुस्से में थी कि हमारा वो धार्मिक नेता है, हमारा पूरी दुनिया का खलीफा है, साथ तुर्की का जो सुल्तान है, तो आपने ऐसे क्यों किया, तुर्की का साथ क्यों नहीं दिया। तो उस मुद्दे को लेके 1916 में, कब, 1916 की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका कांग्रेस और लीग का जो है, मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, हमने देखा हुआ था। इसी मुद्दे को हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बात होती है। तो
ये जो बात है, जब इसने क्या है, मान लो ब्रिटेन ने साथ नहीं दिया हुआ था, तो इसी वजह से लीग में समझौता भी हुआ है कांग्रेस के साथ में। तो उसी मुद्दे को हम आप फिर से दोहरा रहे हैं, खिलाफत को समझने के लिए और दोहरा रहे हैं, एक बार समझो बात। तुर्की का सुल्तान विश्व के मुसलमानों का खलीफा है, धार्मिक नेता है, और सारी दुनिया का क्या है, प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जो भी मुसलमान है कहता है कि हम सारी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनका करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं करो। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है वो जर्मनी का साथ देते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा गया। तुर्की ने किसका साथ दिया? जर्मनी का साथ दिया, और इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा गया पहला विश्व युद्ध। तो इसमें तो ठीक है, इसी वजह से थोड़ा रुष्ट भी हो गए थे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लड़ लिया, कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब। सूत्रपात कैसे होता है आंदोलन का? तो सूत्रपात देखो कैसे होता है। सबसे पहली बात, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की और इंग्लैंड के बीच होने वाली जो सीवर्स की संधि थी, सीवर्स की संधि 10 अगस्त 1919 में, तो इस संधि से तुर्की के सुल्तान के जो समस्त अधिकार थे वो छिन गए। जब भाई युद्ध खत्म हुआ, और युद्ध खत्म होने के बाद में डेट निर्धारित की गई कि अगस्त में 1919 यहाँ पे एक समझौता होने वाला था जिसको बोला जाता है सीवर्स की संधि। सीवर्स ट्रीटी या कह सकते हैं, अग्रीमेंट कह सकते हैं, या संधि कह सकते हैं। तो ये होने वाला था वहां पर। क्यों? और इससे होने के बाद में होता क्या, इसके होने के बाद में अब ये होता कि तुर्की जो है, तुर्की के सुल्तान क्या है, सुल्तान के जितने भी अधिकार हैं वो सब छिन जाते, या कह सकते हैं छिन गए, क्योंकि संधि हो गई थी। और इस तरह से तुर्की राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, तुर्की में हो रही बातें जो हो रही, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सूत्रपात कैसे हो रहा है, कौन सा? खिलाफत आंदोलन। और हम खिलाफत आंदोलन रहे हैं, और पहुंच कहाँ रहे हैं? तुर्की में। और कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की। तो हमें इससे क्या लेना देना भाई, होता रह रहा होगा, कहाँ जहाँ पे हो रहा है युद्ध हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यहीं से सब कुछ चीजें हो रही हैं, इसी वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि सूत्रपात कैसे हुआ है। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि राज्य जो है छिन्न भिन्न हो गया। दूसरा क्या हुआ? सुल्तान को जो है वो क्रिश्चियन दुनिया में नजरबंद कर दिया गया। अरे तो हमें क्या लेना देना, भारत को इससे क्या लेना देना है? वो तो क्रिश्चियन दुनिया में नजरबंद किया गया है, हमें क्या लेना देना इससे, छोड़ो हटाओ। बस आप देखो यहाँ पे मुद्दा क्या है। मुद्दा ये नहीं है कि भाई उसको हटा दिया गया, समस्त राजपाट छिन गया, उसका कोई मतलब नहीं है। मुद्दा यहाँ पे क्या है? मुद्दा ये है कि संसार भर के मुस्लिम तुर्की सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। ये बड़े मुद्दे की बात है। यही कारण है कि कुछ जो है मुसलमान भारत सहित, आप कह सकते हैं भारत सहित दुनिया के समस्त मुसलमान जो है वो ब्रिटेन से कैसे हैं? रुष्ट हैं। पहली बात तो उसने साथ नहीं दिया प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का, ब्रिटेन ने। और फिर इसके बाद में सीवर्स की संधि करके तुर्की के जो सुल्तान, उनकी सारी जो अधिकार वो छीन लिए, और तुर्की के राज्य को विभाजन कर दिया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया, और उनको जो है क्रिश्चियन दुनिया में नजरबंद करके रख दिया जाके। हाँ, बंदी बना के उसको जो है तो क्रिश्चियन दुनिया में रखा गया। तो मुद्दा ये यहाँ पे था ही नहीं। मुद्दा था कि भाई जो दुनिया भर के, संसार भर के जो मुसलमान हैं, वो तुर्की सुल्तान को अपना खलीफा मान रहे थे, धर्मगुरु मान रहे थे। और जब धर्मगुरु मान रहे थे तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्या दिक्कत रही होगी। बाकी सारे मुसलमान रुष्ट रहे होंगे। और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दबाव डालने के उद्देश्य से भारतीय मुसलमानों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का सूत्रपात किया है वह है खिलाफत आंदोलन। है ना? समझे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस प्रकार जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में न्याय उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दबाव डालने के उद्देश्य से भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का सूत्रपात करता है, वही खिलाफत आंदोलन है। बातें क्या समझ में आई हैं? बातें ये समझ में आई कि भाई
जो अब आपने संधि की हुई है, उस संधि को, उस संधि में न्याय उचित व्यवहार सुनिश्चित करिए आप, मतलब न्याय करिए। जो आपने संधि की हुई है तो क्या करना है आपको, उसमें व्यवहारिक रूप डालना देना है, उसको सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दबाव डाला जा रहा है। क्या है? दबाव डाला जा रहा है। और इस दबाव को डालते वक्त जो आंदोलन स्टार्ट हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, वो क्या है? खिलाफत आंदोलन है। और इस मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझकर गांधी जी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त कर ली। गांधी जी कहा करते थे, कहा था ना उन्होंने कि हम एक एक मुट्ठी रेत भर से ही अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो, ऐसे मौकों की हिंदू मुसलमान एकता के लिए उपयुक्त समझकर गांधी जी ने क्या किया? मुस्लिमों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। क्या कह रहे हैं कि आप चलो, मैं आपके साथ में आ रहा हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ में। यहाँ पे सहानुभूति, यहाँ पे क्या है? एकता के लिए उपयुक्त समझा उन्होंने। क्या समझा? लेकिन ये बात अलग है, फायदा उठाया ये अलग बात है, लेकिन वो क्या करें, वो क्या मान के चल रहे हैं? वो मान के चल रहे हैं कि इससे जो मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम एकता जो है वो एका पनप सकती है। अगर गांधी ने खिलाफत आंदोलन का साथ दिया, या कह सकते हैं उसको सही ठहराया, तो उसके पीछे उनका जो कारण है वो क्या है? उनका कारण है कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक सूत्र में, या कह सकते हैं एक धागे में, एक सूत्र में बंध सकते हैं। उनमें क्या है? एकता हो सकती है, यूनिटी हो सकती है, एक साथ लाया जा सकता है उनको। तो इसी वजह से गांधी जी ने जो है इस खिलाफत आंदोलन को क्या है, उपयुक्त बताया हुआ था, इसका साथ दिया हुआ था। यहाँ पे ये गांधी जी की अगर कहें कि आलोचना करनी है तो थोड़ा मुश्किल होता है इनकी आलोचना करना। क्यों किया उन्होंने ऐसा? आपने समझा होगा क्यों किया। ठीक है, एकता लाना चाहते थे। विरोध स्वरूप क्या किया गया यहाँ पे? विरोध, कई सारा विरोध भी किया गया। अब यहाँ पे विरोध देखो कौन कौन कर रहा है। विरोध स्वरूप 1919 1920 में अली बंधु, मौलाना अली एवं शौकत अली, यही दो ऐसे, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, क्या ध्यान देना कि अली बंधु जो है वही आंदोलन का सूत्रपात करते हैं। जो अली बंधु हैं यही क्या करते हैं, जो आंदोलन है उसका सूत्रपात करते हैं, आधार से आते हैं। ठीक है, तो विरोध स्वरूप क्या है? 1919 में अली बंधु, जिसका नाम है मौलाना अली और शौकत अली। ठीक है, आजाद, मौलाना आजाद, हजरत मोहानी और हकीम अजमल खां के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। और इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया। इसमें इन सबकी जो आप ध्यान रखेंगे, इसमें अली बंधु मेन रहेंगे, इसके बाद में और कौन, जिसका नाम याद रख लेंगे, पीटी में आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है कि कौन कौन है खिलाफत कमेटी में शामिल था। खिलाफत कमेटी में कौन कौन शामिल था? मुख्य मुख्य नेता का आप नाम दे दिए जाएंगे, आपसे बोलेगा कि आप नाम बताइए, तो आप 1 2 3 4 करके दे देगा। फिर इसके बाद ए में 1 2, 2 में 3 4, और बी में 1 2 3, और इसके बाद में चारों। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अली बंधु मेन थे। फिर इसका मौलाना आजाद भी आए हुए हैं। और इसके बाद में यहाँ पे मोहानी, ठीक है, हसरत मोहानी भी आए हुए हैं। और इसके बाद में हसरत मोहानी है, हकीम अजमल खान है। इनके नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। और ये खिलाफत कमेटी यहाँ पे क्या करती है? खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया और इसमें 3 मांगे रखी गई हैं। क्या है भाई, देख लो एक बार। कहा जा रहा है कि मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान खलीफा का नियंत्रण रहे। सबसे पहली मांग, सबसे पहली इनकी मांग क्या है? कहते हैं कि भाई जो पवित्र स्थान है मुसलमानों के, जो भी पवित्र, वो क्या है? तुर्की के सुल्तान जो है वो, जिसको हम खलीफा मानते हैं, उनके नियंत्रण में रहे। दूसरा बोलते हैं कि खलीफा के अधीन इतना भूभाग रहे कि वो इस्लाम की रक्षा कर सके। ठीक है, वो सारी चीजें कहाँ रही हैं? ये सारी चीजें जो है हो रही हैं इंडिया में। ये बातें हो सारी इंडिया में हो रही हैं। और
बात कहाँ की हो रही है? तुर्की की हो रही है। तो खलीफा के अधीन इतना भूभाग रहे कि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। और एक और था कि जारी जात उल अरब, अर्थात यहाँ पे अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन पर मुसलमानों की संप्रभुता बनी रहे। तो क्या है? जारी जात उल अरब मतलब अरब, सीरिया, ईरान और फिलिस्तीन पर मुसलमानों का क्या है, वो संप्रभुता बनी रहे। तीन मुद्दे पे इन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ था, खिलाफत आंदोलन। यहाँ पे गांधी जी की भूमिका बिल्कुल नगण्य है, एकदम ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व किया, तो बिल्कुल ध्यान देना, मत देना। क्योंकि छेड़ा किसके द्वारा, जो शुरुआत किसके द्वारा की गई, शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई? वो चार है यहाँ पे, मौलाना अली है, शौकत अली है, हजरत मोहानी और मौलाना आजाद, इसके बाद हकीम अजमल शाह। हाँ, तो इनके नेतृत्व में खिलाफत कमेटी है। तो इन्हीं इसी खिलाफत कमेटी ने ही खिलाफत आंदोलन छेड़ा हुआ है। तो तीन मांगों को बहुत ध्यान से आप क्या है इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। पहला क्या है? पवित्र स्थलों पर क्या है तुर्की के शासक का नियंत्रण हो। और दूसरा जो है अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन मतलब जरी जात उल अरब पर मुसलमानों की संप्रभुता बनी रहे। और एक और क्या है कि खलीफा के अधीन इतना भूभाग रहे जिससे वो इस्लाम की रक्षा करे। ये सारे मुद्दे जो है यहाँ से शुरू होते हैं। का प्रारंभ देख लो कैसे हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आप लोगों के लिए, कैसे इसकी शुरुआत हो रही है। कहा जाता है कि इसमें गांधी जी का थोड़ा पार्टिसिपेशन रहा था और उन्होंने शुरुआत की हुई है इस तरह से। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चीजें हुई हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे देखते हैं प्रारंभ हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रारंभ देख रहे हैं। तो भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया और मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के प्रभावशाली नेता थे। गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण अवसर समझा इसको, ने इसका इसको स्वर्ण अवसर समझा। अतः गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तो ध्यान देना, इसमें क्या है, क्या ध्यान देंगे आप लोग, है ना? इसमें ध्यान देंगे कि समर्थन किया हुआ, गांधी जी ने इसका समर्थन किया हुआ। और 24 अप्रैल 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो इसको क्या है खास ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे गांधी जी को खिलाफत सम्मेलन के लिए अध्यक्ष चुना गया था, कब चुना गया, ये सारी डेटें आप याद रखना है यहाँ पे। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो है वो मुखिया अध्यक्ष किसे चुना गया है, गांधी जी को चुना गया है। और गांधी जी ने परामर्श दिया कि यदि अंग्रेज तुर्की की समस्या का उचित हल ना निकालें तो असहयोग एवं बहिष्कार की नीति अपनाई है। हाँ जी, देख रहे थे कि अगर एक बात और आप यहाँ पे समझें कि जो खलीफा कर रहा था वहां पे, जो खलीफा कर रहा था, जिसके जो तुर्की का खलीफा था, गांधी जी कैसे विचारों के थे? गांधी जी स्वतंत्र विचारों के थे, सबकी स्वतंत्रता चाहते थे। फिर भी गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का साथ क्यों दिया, क्यों सम्मेलन के अध्यक्ष बने, क्यों ऐसा किया? भाई, जो तुर्की थी, तुर्की है, वहां पे आप देखो ना, तुर्की क्या है, मतलब वहां का जो राजा था वो अपनी जनता को कैसा रख रहा था, ठीक था, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, वहां पे दिक्कत नहीं थी या थी? वहां पे भाई स्वतंत्रता चाह रहे थे सब लोग, क्या है, स्वतंत्रता चाह रहे थे। जैसे हम भारत में स्वतंत्रता चाह रहे थे वैसे तुर्की वाले भी स्वतंत्रता चाह रहे थे। वहां पे भी उनके भाई दबाव पड़ता था। वहां पे भी कैसी स्थिति थी, वहां पे बिल्कुल ऐसी स्थिति थी तुर्की में कि बहुत ज्यादा जो है वहां पे अच्छे काम नहीं किए गए थे, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही काम अच्छा नहीं हो रहा था। बहुत क्या है अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, फ्रीडम नहीं थी उनके पास में, स्वायत्तता नहीं थी लोगों के पास में। तो अंग्रेजों ने क्या किया भाई, तुर्की को हरा के वहां पे संधि कर दिया और सबको आजाद कर दिया।
तो गांधी जी भी तो इसी के सपोर्टर थे। गांधी जी इसी के सपोर्टर थे कि भाई किसी को जो है, सबको आज़ादी का हक है सबको। तो जब वहां पे तुर्की में उसके खलीफा के द्वारा जो है ये सबको क्या है, एक तरह से दबाव बना के रखा जा रहा था, ये कह सकते हैं, कहते डिक्टेटर टाइप का। तो जब ब्रिटेन ने वहां पे जाके तुर्की के टुकड़े किए, मतलब उसको छिन्न भिन्न कर दिया, बांट दिया उसको और आज़ाद कर दिया कई लोगों को, इसके बाद में वहां पे बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं। वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट जैसे, या कह सकते हैं बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई, रिफॉर्म हुआ, सोशल रिफॉर्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ। जब इसके बाद में वहाँ पे जैसे ही ये तुर्की जो है वहाँ से अलग होता, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गांधी जी ऐसा क्यों चाह रहे थे कि भाई, गांधी जी तो खुले विचार के थे। अगर आप अपने देश में चाह रहे हो कि हम स्वतंत्र हो जाए, तो दूसरा देश पे आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि दोबारा से वही सत्ता आ जाए जिससे कि लोग जो है परेशान रहे। गांधी जी खुले विचार के थे, फिर भी उन्होंने खिलाफत आंदोलन में साथ क्यों दिया, क्यों दोबारा वो जो है उसी हालत में तुर्की को लाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस हालत में वो पिछड़ी तुर्की, बिल्कुल क्या है, कोई रिफॉर्म नहीं वहाँ पे, ना सोशल रिफॉर्म है ना इकोनॉमिक रिफॉर्म है, कोई रिफॉर्म नहीं था वहाँ पे। इसके बाद में जब इसको बांटा गया तो बहुत सारे रिफॉर्म भी किए गए वहाँ पे, महिलाओं को शिक्षा दी गई, अधिकार दिए गए, बच्चों के लिए स्कूल खोले गए, बहुत सारी मुहैया चीज़ें कराई गई वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई गई। लेकिन गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे थे? गांधी जी एक तलाश में थे, एक अवसर की तलाश में थे कि वो जो है कोई ऐसा आंदोलन खड़ा करें, भले वो ये कह रहे हो कि नहीं हमने जो है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने के लिए, उनको एक साथ लाने के लिए हमने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया हुआ है, भले वो कहें इस तरह का, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, ये आंदोलन जो है खड़ा करना चाहते थे, उसमें खिलाफत आंदोलन का साथ चाहते थे कि वो जो है खिलाफत आंदोलन जो है वो जितने भी वहाँ पे नेता है वो साथ में आए, हमारे नया एक आंदोलन खड़ा करना। तो यही है यहाँ पे, गांधी ने परामर्श दिया कि यदि अंग्रेज तुर्की की समस्या का उचित हल ना निकालें तो असहयोग एवं बहिष्कार की नीति अपनाई जाए। ये उन्होंने निकाला वहां पे, कहाँ पे, दिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात हुई। दूसरा कह रहा है कि सीवर्स की संधि, जिसको सीवर्स बोलते हैं हम लोग, सीवर्स की संधि 1919 में हमने देखा हुआ था अगस्त में। सीवर्स की संधि इस बात का सबूत थी, इस बात का क्या है, सबूत थी कि तुर्की के विभाजन का फैसला अंतिम है और इसके नेताओं में बहुत ही रोष फैला हुआ। तुर्की का विभाजन हो गया था, और ये भी कहा गया था उस जो सीवर्स की संधि है कि अब भाई विभाजन हो गया है, तो अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता जाएगा, और इससे क्या का जो नेता है वो काफी ज्यादा रुष्ट हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अहिंसक मतलब असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दे दी यहाँ पे, कि अगर खूब बखूबी साथ निभा रहे हैं, देखो ये रोष यहाँ पे प्रकट कर रहे हो, गांधी जी इसका फायदा पूरा लेना चाह रहे थे। तो गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अहिंसक या असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी, और 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने इस सलाह को सर्वसम्मति से स्वीकार किया और गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंप दिया। तो खिलाफत कमेटी जहां से आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम नेतृत्व कौन कर रहा है, वहां पे अलग नेता है। लेकिन जो 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन या असहयोग छेड़ने की सलाह दी, वो गांधी जी थे। और ये जो समझौता वो कहाँ पे हुआ है, ये देखेंगे आप, 1920 की बात है, इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने इस सलाह को सर्वसम्मति से पारित किया और गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंप दिया। कुछ यहाँ पे आलोचना क्यों की जा रही है, एक बार देखो। पट्टाभी सीतारमैया के शब्दों में, खिलाफत पंजाब की भूलों और अपर्याप्त सुधारों की त्रिवेणी से
असंतोष का पानी किनारे के ऊपर बह चला। के संगम में राष्ट्रीय असंतोष की धारा को एक नवीन रूप से व्यापक एवं गतिशील बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वक्तव्य है किसके, पट्टाभी सीतारमैया के वक्तव्य है। वो कहते हैं कि खिलाफत और पंजाब की भूलों और अपर्याप्त सुधारों की त्रिवेणी से असंतोष का पानी किनारे के ऊपर बह चला है और उसके संगम ने राष्ट्रीय असंतोष की धारा को एक नवीन रूप से व्यापक गतिशील बना दिया है। क्या किया हुआ, जो खिलाफत है, पंजाब की जो भूल, जो हत्याकांड हुआ वहां पे, और अपर्याप्त सुधार, ये तीनों क्या मिलके असंतोष का जो पानी क्या है, वो पानी किनारे के ऊपर बह चला हुआ, क्या है, सर का जो पानी है वो सर के ऊपर निकल रहा है। अब यहाँ पे वही बोल रहा है कि एक नया आंदोलन जो है वो जन्म ले रहा है, जो कि अभी हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन है। ठीक है, ये पट्टाभी सीतारमैया के शब्द हैं, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो 1920 की बात हो गई यहाँ पे, इलाहाबाद में कमेटी की जो सलाह दी थी गांधी जी ने, सर्वसम्मति से ये स्वीकार कर लिया गया और गांधी जी को इसका करने का दायित्व सौंप दिया गया। क्या है आंदोलन का नाम, क्या है, अहिंसक, अहिंसक आंदोलन है, मतलब असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्या है, अहिंसक या असहयोग आंदोलन। ओके, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खिलाफत आंदोलन क्या है, क्या इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी कोई योगदान है, कोई योगदान हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि गांधी जी और जो चोटी के नेता हैं कांग्रेस के, वो काफी ज्यादा जलियांवाला बाग हत्याकांड से रुष्ट हैं, और वो भी कोई ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं जो कि एक बहुत व्यापक जन आंदोलन। यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहला क्या है यहाँ पे कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं कि 1920 में हुआ है, वो क्या है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है। यहाँ पे जो अधिवेशन का मुद्दा है वो क्या है, वो भी सी बात है, खिलाफत आंदोलन रहेगा, क्योंकि दोनों जो है शुरू एक साल में ही हुए, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, और फिर इसके बाद में खिलाफत आंदोलन भी उसी साल। नेक्स्ट कह रहा है, कोई काम का है कि नहीं देख लेते हैं। हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अंसारी और मौलाना हसन अल हसन, अब्दुल बारी और मौलाना अब्दुल कलाम, यहाँ पे आज़ाद और मोहम्मद अली, शौकत अली तुर्की के समर्थक थे। और अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने अपने पत्र कॉमरेड में तुर्की एवं इस्लामी की परंपराओं के प्रति क्या है, सहानुभूति व्यक्त की। ये पत्र याद रखेंगे, आप क्या याद रखेंगे, पत्र याद रखेंगे, इनका पत्र कौन सा, तो कॉमरेड है इनका, अली बंधुओं का जो पत्र है वो क्या है, कॉमरेड है। ठीक है, और तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी ने हिस्सेदारी की। तो अभी इससे पहले बहुत ज्यादा इसमें रोष नहीं था, इससे पहले गांधी जी में बहुत ज्यादा रोष नहीं था, आराम से चल रहा था। लेकिन जब इसमें गांधी जी शामिल हुए, जब गांधी जी शामिल होते हैं तो इसके बाद में ये बहुत ज्यादा क्या है, रोष पकड़ लेता है। और सितंबर 1920 में लाला लजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस में विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने और असहयोग और सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने का जो है वो निर्णय लिया। ये कलकत्ता का अधिवेशन 1920 में हुआ, विशेष अधिवेशन हुआ है, यहाँ पे लाला लाजपत राय जो इसके अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये पहली बार देश में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने और विधान परिषदों का बहिष्कार करने, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
तो आपसे पूछा जाए कि सितंबर 1920 में आयोजित लाला लाजपत राय द्वारा जो अधिवेशन हुआ है उसमें क्या क्या मुद्दे शामिल थे, आप इसमें ध्यान ध्यान देंगे कि सीधी कार्रवाई है, विधान परिषदों का बहिष्कार है, ये सारे मुद्दे आते हैं। आंदोलन का पतन कैसे होता है एक बार देख लो फटाफट। सहयोग का 4 चरणों वाला एक कार्यक्रम घोषित किया गया और जिसमें उपाधियां, सिविल सेवाओं, सेना और पुलिस का बहिष्कार और अंततः करों को ना देना शामिल था। इससे क्या लेना भाई, पतन कैसे हो रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं, ये भी कारण है। कारण क्या है, असहयोग उस समय जोर पकड़ रहा था, ठीक है। और गांधी जी ने कांग्रेस को भी खिलाफत और अन्य मुद्दों पर असहयोग आंदोलन छेड़ने के लिए मना लिया था। ये ये मुद्दा जो है जानदार है, क्या कह रहा है कि गांधी जी ने कांग्रेस को भी खिलाफत आंदोलन एवं अन्य मुद्दों पर असहयोग आंदोलन छेड़ने के लिए क्या कर लिया था, राजी कर लिया था, अर्थात मना लिया था। इस वजह से ये पतन होने की कगार पहुंच रहा है धीरे धीरे। खिलाफत कमेटी ने मुसलमानों से कहा कि वो सेना में भर्ती ना हो और इसके लिए अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो मुख्य नेता है यहाँ पे, कौन मुख्य नेता यहाँ पे है, अली बंधु, ठीक है। उनको क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस वजह से भी क्या है ये, इसका पतन आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने व्यापक दमन चक्र चलाया हुआ था, तो यहाँ पे दमन चक्र का भी सहारा लिया गया है, इस वजह से भी आंदोलन कैसा हो गया, कमजोर हो गया। और कहा जाता है कि आंदोलन जो है वो अपने मूलभूत उद्देश्यों में सफल नहीं रहा था। उद्देश्यों में क्या है, ये सफल नहीं रहा था, इस वजह से क्या है, इसका पतन हो गया, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे कि इसका तभी इसी वजह से ये पतन हो रहा है। चलो, ये सारी बातें समझ में आ गई। और दूसरा कह रहा है कि खिलाफत का प्रश्न जल्दी ही अप्रासंगिक हो गया। तुर्की की जनता मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई। तो यहाँ पे क्या है, तुर्की की जनता है वो भी मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई और 1922 में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया गया। तो ये एक भी कारण है यहाँ पे कि मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में पूरी जनता एकदम बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लोकतांत्रिक सरकारें बन रही थी वहां पे। और सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया गया था, तो ये भी एक कारण था कि मुद्दा जो है कैसा है, कुछ होने वाला था नहीं, तो खिलाफत आंदोलन क्या उसका पतन तो शुरू हो गया था, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। भाई जब ये हुआ कि अब कोई हो तो सकता नहीं, कुछ हो तो सकता नहीं, सीवर्स की संधि कर ली गई है, और जब संधि कर ली गई है तो अब कोई मुद्दा ऐसा बचता नहीं है, तो आप कितना भी खिलाफत आंदोलन करते रहो, हमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ये भी है कि सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया गया था और खिलाफत का प्रश्न जो है वो जल्दी अप्रासंगिक हो गया था। और इसके बाद में कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए तथा इसे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप देने के लिए कई कदम उठाए। देखो यहाँ पे क्या है, फिर भी देखो ना, यहाँ पे गुलाम थे सब, तुर्की एक तरह से कैसा था, गुलाम था बिल्कुल, सत्ता है सुल्तान के उसमें, फिर भी गांधी इसका साथ दे रहे थे। ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि तुर्की की स्वतंत्रता के खिलाफ गांधी जाके क्यों जो है खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। तुर्की की स्वतंत्रता, उसकी जनता की स्वतंत्रता, वहां पे आधुनिकीकरण की बात हो रही थी, धर्मनिरपेक्षता की बात, फिर भी गांधी जी ने इसका साथ क्यों दिया, गांधी जी ने साथ इसी वजह से दिया कि एक आंदोलन खड़ा किया जा सके, फायदा उठाने की कोशिश की यहाँ पे सीधे सीधे। गांधी जी स्वतंत्रता के क्या है, स्वतंत्रता के समर्थक हैं, लेकिन जब तुर्की आजाद हुआ, सुल्तान की सत्ता गई, डिक्टेटरशिप तानाशाही गई, तो वहां की जनता आजाद हो रही थी, तो गांधी जी को क्या लेना था, गांधी जी ने उसका पूरा का पूरा आप कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन का क्या है, पूरी तरह से उसका साथ इस वजह से दिया कि एक आंदोलन खड़ा किया जा सके। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कभी क्वेश्चन आए तो आप लिखेंगे कि हाँ, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का, अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए इसका फायदा उठाया हुआ। तो यहाँ पे देखो
कमाल पाशा के नेतृत्व में जनता सारी उठ खड़ी हुई है। वहां पे आधुनिकीकरण किया जा रहा है और यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता स्वरूप जो है वो देने के लिए कई जो है धर्मनिरपेक्ष स्वरूप देने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और उसने उसने क्या है, खिलाफत समाप्त कर दी, संविधान से इस्लाम को निकालकर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। तो फिर भी गांधी जी के साथ दे रहे थे, गांधी जी साथ चाहते थे। ये सारी चीजें देख लो, रिफॉर्म हो रहे हैं वहां पे, क्या ये सारे रिफॉर्म हो रहे हैं, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता, इस्लाम कंट्री को अगर आप धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर रहे हैं और वहां पे कोई कर रहा है और उसमें अड़ंगा अड़ा रहे हैं, तो मतलब आपकी बहुत ज्यादा कोई ना कोई यहाँ पे जरूरत पड़ी होगी। तो यहाँ पे इसी वजह से गांधी जी ने क्या किया हुआ है, इसका जो है वो हाँ साथ दिया था कि कोई एक आंदोलन हम खड़ा कर सके। ये सारे मुद्दे यहाँ पे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के परोक्ष परिणाम क्या क्या हुए, एक बार देख लो क्या क्या परिणाम हुए। सबसे पहला है मुसलमानों का राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना। तो ये एक अच्छा रहा, गांधी जी ने साथ दिया, तो यहाँ पे ये चीज हुई कि मुसलमान थे। अब क्या है, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उसमें क्या है, साथ दे रहे थे, मुसलमान क्या कर रहे थे, साथ दे रहे थे। ये एक परिणाम हुआ इसका सबसे पहला, कि इस आंदोलन के फलस्वरूप देश के मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े। और उन दिनों देश में जो राष्ट्रव्यापी उत्साह या उल्लास का वातावरण था, उसे बनाने में काफी हद तक इस आंदोलन का भी योगदान रहा है। मतलब जो हर्ष उल्लास कह सकते हैं, वो खिलाफत आंदोलन ने बहुत ज्यादा साथ दिया हुआ है। दूसरा कह रहा कि हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया गया था, ये गांधी जी ने इसी को मुद्दा बना के शामिल हुए थे और फिर इसके बाद में अपना सहयोग आंदोलन में इसका साथ चाहिए, इस वजह से उन्होंने शामिल किया। कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता को बल, इस आंदोलन के फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को बल मिला हुआ था और दोनों ने मिलकर विदेशी सरकार से संघर्ष किया और एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया हुआ था। तो गांधी जी का मुद्दा यही था कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी। तो ये भी एक परिणाम निकला इसका। और जो नकारात्मक परिणाम निकला वो क्या है, सांप्रदायिकता को बल मिला हुआ था, जो कि बहुत ही नकारात्मक था देश में। क्या है, सांप्रदायिकता को बल मिला। ओके, कैसे मिला हुआ, ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा केवल मुसलमानों की एक मांग उठाने से धार्मिक चेतना का धार्मिक चेतना का राजनीति में समावेश हुआ और अंततः सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत हुई। कैसे हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा केवल मुसलमानों की एक मांग उठाने से धार्मिक चेतना का राजनीति में प्रवेश हो जाता है। अब ये होने लगा कि हम धर्म के नाम पर आंदोलन कर सकते हैं, मांग उठा सकते हैं। यही गड़बड़ हुआ यहाँ पे। ये गड़बड़ हुआ कि केवल जो है वो मुसलमानों की जो मांग थी कि तुर्की के जो खलीफा है उनका राजपाट वापस किया जाए, उनको जो है तमाम सारी जो है बातें, वो सारी चीजें जो है जो खिलाफत आंदोलन में कही गई थी, खिलाफत कमेटी में, वो सारी बातें जो है सिर्फ मुसलमानों की एक मांग करने से, सिर्फ मुसलमानों की मांग जो इसमें शामिल की गई थी। तो अब किसी एक धर्म को लेके अगर उसी की मांग उठाएंगे तो दो धार्मिक चेतना का राजनीति में समावेश होना ही होना है। ऐसा हुआ और ये अंततः क्या होता है, यहाँ पे सांप्रदायिक शक्तियां जो है वो मजबूत हो जाती हैं, सांप्रदायिक शक्तियां जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। ये सारे मुद्दे आपको यहाँ पे, ये सारे मुद्दे मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, ये क्या हुआ, क्या परिणाम हुए, इसकी हमने चर्चा की हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बड़ा मुद्दा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है और बहुत यहाँ से पूरी दिशा और दशा बदल जाएगी जितने भी आंदोलन हुए हैं। कई सारे देखे मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा हो करने वाले हैं, काफी बड़ा मुद्दा है।
असहयोग आंदोलन, नॉन ऑपरेशन मूवमेंट, इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या है, कल इसको हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इसको क्या आप चर्चा करके छोड़ते हैं, देखो क्या है मुद्दा। 1920 की बात है। गांधी जी भूमिका में आ चुके थे और कई सारे उन्होंने अपने जो कह सकते हैं कि उन्होंने आंदोलन किए हुए थे। असहयोग आंदोलन बाद की बात है। सबसे पहले उन्होंने अ, अफ्रीका में ही अपना सत्याग्रह और अहिंसा और सत्याग्रह जैसे वो जो साधन है वो उन्होंने अपना प्रयोग किए हुए थे। और फिर इसके बाद में वो भारत आते हैं तो हमने देखा हुआ कि चंपारण जाते हैं, फिर खेड़ा है, वहाँ पे अहमदाबाद मिल, वहाँ पे जो हैं मजदूर उनकी वो जो है अ, बातें सुनते हैं। वहाँ पे 3-4 जो वो शुरू शुरू में आके आंदोलन करते हैं और उस सब में सफलता पाते हैं। और हाल फिलहाल में अभी आप देख रहे हैं कि वो खिलाफत आंदोलन के भी मुखिया अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और वहाँ पे वो कहते हैं कि कांग्रेस को भी मना लेते हैं कि आप खिलाफत के जो मुद्दे हैं उसी के साथ चलें और साथ दें उसका। और जब कांग्रेस पहले मानती नहीं, लेकिन बाद में जब गांधी जी इंटरफेयर करते हैं तो वहाँ पे कांग्रेस भी मान जाती है कि ठीक है, खिलाफत के साथ सबको लेते हुए हम एक सहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। वो कहाँ की बात है, इलाहाबाद की बात है, 1920 की बात है। और फिर इसके बाद में लाला लाजपत राय आते हैं 1920 में, जब विशेष अधिवेशन कलकत्ता में होता है तो वहाँ पे भी ऐसे मुद्दे उठते हैं और वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। हम आज देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे इसके शुरू होता है। ठीक है। देश की स्वतंत्रता के लिए कई तरह के आंदोलन और सत्याग्रह हुए। उनमें से एक है असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन की रूपरेखा जो है वो देश की प्रमुख कांग्रेस पार्टी, सॉरी, देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने गांधी जी के दिशा निर्देश में तय की। तो आप जब गांधी जी को सुनते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि नहीं नहीं, क्या बात हो सकती है। कहा जाता है कि रिसर्च होती रहती है तो ये बहुत ही कैसे हैं, करिश्माई नेता है। बहुत वैसे नहीं है कि नहीं, हाँ कोई इनका पहले से ही कोई इनका जीवन ऐसा रहा हो संघर्षपूर्ण एकदम से और ये इतना सब कुछ कर रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत ही करिश्माई नेता है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस आंदोलन की जो रूपरेखा है वो देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने गांधी जी की दिशा निर्देश में तय की थी। और पूरे देश में व्यापक स्तर पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया होता है, जिसमें 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग और सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल थे। पीपल took part in it with great enthusiasm, which included elders and the people from all classes ranging from 7 years to 70 years old। लगभग 7 से 70 साल के बच्चे जो है, बुजुर्ग 7 से 70 साल तक के जो है लोग इसमें, और सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे। तो इतना बड़ा आंदोलन जो है वो गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे और कांग्रेस ने खूबी इनका जो है इस तरह से करने के लिए इनको बोला। ठीक है। क्या कारण रहे, एक बार देखो फटाफट। ये आंदोलन इसलिए भी ऐसा है, प्रभावी रहा, क्योंकि भले ही अंग्रेजों के प्रति लोगों में अलग अलग स्तर का आक्रोश था, लेकिन हर किसी का सपना सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ठीक है। दिस मूवमेंट वाज also effective because even though there was a different level of anger towards the British, everyone's dream was just to get freedom। सिर्फ क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता था, सिर्फ क्या,
स्वतंत्रता, एवरी वंस ड्रीम वाज जस्ट टू गेट फ्रीडम। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रभावी रहा है। ओके, देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। आंदोलन का नाम क्या है? असहयोग आंदोलन। और आंदोलन की शुरुआत कब की गई है? ये 1 अगस्त 1920 में, ध्यान देंगे आप लोग। और नेतृत्व किसने किया? मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी ने किया हुआ है। आंदोलन के कारण क्या क्या थे, एक बार देख लो फटाफट। बहुत अच्छा मुद्दा है इसमें, और इतना अच्छा मुद्दा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये आपसे यूपीएससी में कभी भी पूछ सकता है कि क्या कारण थे। सबसे पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार के प्रति असंतोष, और रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। की समाप्ति कैसे होती है? 22 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है। कारण क्या है चौरी चौरा कांड? कब हुआ है? 1922 में। 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, और यहीं से जो है ये जो होती है। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि यहाँ पे तैयार हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो जितना जो भी वर्ग है, सारा वर्ग जो है इस खिलाफत असहयोग आंदोलन में शामिल है। चाहे आप बड़े की बात करें या बुजुर्ग की बात करें, सब जो है इसमें शामिल आप मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे ही शामिल मिलेंगे इसमें। ठीक है, देखते हैं असहयोग आंदोलन क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेंगे इस पे। असहयोग आंदोलन है क्या असल में? ये पृष्ठभूमि हमने समझी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, असहयोग मतलब सहयोग ना देना। ठीक है, असहयोग मतलब सहयोग ना देना, बस इतना ही लिखा हुआ है। इसका मतलब इस आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को देश चलाने में सहायता न करना, अभियुक्त असहयोग देना, मतलब देश चलाने में सहायता ना देना। इसका उद्देश्य ये है कि हम कोई सहायता नहीं करेंगे, हम तो बस मूक दर्शक रहेंगे ऐसे ही। लेकिन इसका सबसे बड़ा नियम था कि इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं की जाएगी। क्या है सबसे जो बड़ा नियम है, वो क्या है इसमें? हिंसा नहीं की जाएगी, किसी भी स्तर पे हिंसा नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल से। ठीक, दूसरा है यहाँ पे, सहयोग इस तरह दिखाया जाएगा कि ब्रिटिश सरकारों के सानिध्य में बनी शाला में अध्ययन ना करना। मतलब क्या है? जो ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई स्कूल या कॉलेज खुलवाया गया है, उस स्कूल में अध्ययन या कोई अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में काम ना करना, सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं किया जाएगा। और सरकार द्वारा दिए गए ओहदे व पुरस्कारों को लौटाया जाएगा, विदेशी माल का बहिष्कार किया जाएगा, और हिंदी भाषा बोलना, स्वदेशी कपड़े पहनना आदि इत्यादि, जिससे अंग्रेजों के कार्यों में बाधा पहुंचे और उनके लिए देश चलाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो क्या क्या हथियार अपनाए गए यहाँ पे? Cooperation will be shown in such a way as not to study in the school made by the British government, not to work in the government office, to return government orders and awards, boycott foreign goods and speak Hindi where indigenous, ठीक है, indigenous cloth etc. The action of British were hammered and it became difficult for them to run the country। ठीक है, देश चलाना मुश्किल हो जाए, क्या क्या हथियार अपनाए, ध्यान रखना, क्योंकि ये सब मैंने
बताए हुए यहाँ पे बोल्ड कर दिया है, तो बहुत घबराने की आवश्यकता है नहीं है, आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है। हाँ, इसको आप ऐसे देखें। ओके। तो असहयोग क्या है? वही है, मतलब सहयोग ना देना, मतलब सरकार देश चलाने में सहायता ना करना, असहयोग देना। और इसका हिंसा नहीं होनी चाहिए, कैसा? अहिंसात्मक तरह से कार्य होना, अहिंसात्मक तरह से यहाँ पे कार्य किए जाएंगे। हाँ, तो ये सारे हथियार है एकदम से। असहयोग क्या है? यही असहयोग है। ठीक है। असहयोग के कारण क्या है, एक बार देख लो क्या कारण है, हम इसको फाइंड करते हैं। और इसको करते हुए फिर हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे आगे देखेंगे शुरुआत कब हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। क्या कारण थे इस आंदोलन के? बहुत से कारण थे। इसमें रॉलेट एक्ट है, हमने बात कर ली है। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ, खिलाफत आंदोलन, वस्तुओं की उच्च कीमत, सूखा और महामारी इत्यादि कुछ जो है वो बड़े कारण थे, तो जिनकी वजह से 1920 और 22 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो है वो संपन्न। मुद्दे एक बार देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे कारण है। तो सबसे पहला रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, नरसंहार है, और पंजाब में मार्शल लॉ। और यहाँ पे क्या है? खिलाफत आंदोलन, वस्तुओं का उच्च कीमत, सूखा और महामारी इत्यादि है कुछ कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के बीच में क्या है, ये सारे काम होते हैं। और 13 अप्रैल की जब बात है 1919 में, अमृतसर के हुए नरसंहार से पूरे देश में रोष व्याप्त था। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में अपने कैसरे हिंद को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो है उपाधि वो लौटा दी थी। यहाँ पे कैसरे हिंद की इनको उपाधि कब दी गई है? जब वो बोअर का युद्ध हो रहा था, बोअर का युद्ध हो रहा था, उसमें साथ दिया था गांधी जी ने अंग्रेजों का, तब इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे दो उपाधियों का ध्यान रखना, पीटी में आपसे पूछा जा सकता है, पीटी में आपसे पूछा जा सकता 1919 में मॉन्टोगी चेम्सफोर्ड प्रस्ताव पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, और इसमें शासन का द्विप्रबंध निर्धारित हुआ, जिसमें विधानसभा के लिए सीधे इलेक्शन करवाना तय किया गया। राष्ट्रवादियों को ये बात पसंद नहीं आई, और अगस्त 1918 में बॉम्बे में आयोजित हुए कांग्रेस के स्पेशल सेशन में रिफॉर्म का विरोध किया और स्वशासन की मांग की। तो यहाँ पे क्या है, रॉलेट एक्ट, सॉरी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, रॉलेट एक्ट है। और यहाँ पे क्या है, सीधे तौर पे आप देख सकते हैं, वो है जेम्स फोर्ड मॉन्ट, जिसको हम लोग मॉन्टफोर्ड बोलते हैं, या मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, उदाहरण की हम लोग बात करें, ये भी कारण था। इसके अलावा 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया। इसके अनुसार संदिग्ध गतिविधि दिखने पर बिना किसी ट्रायल के उस व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास की सजा दी जा सकती थी। गांधी जी ने इसका भी विरोध किया। और इन सब कारणों को हम लोग लेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या है, तमाम सारी चीजें। ठीक है। तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड द प्रपोजल ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, in which there was a bipartisan arrangement in which was decided to have direct election to the legislative assembly, and Congress was opposed and self-government was demanded। 1918 में उसने किया हुआ था। ठीक है। उसने क्या किया, अपोज किया, स्वशासन की मांग की हुई। ये इसके कारण थे, इसके कारण थे। ठीक है। अब हम लोग इसको कल करेंगे, असहयोग की शुरुआत कैसे हुई है, और इसको बाद में हम लोग क्या है, इसको करते करते तमाम सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। कांग्रेस का आह्वान कैसे हुआ है, तमाम सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कल देखेंगे, और इसको फिर उसके बाद में फिनिश करेंगे। असहयोग आंदोलन कल इसको पूरी तरह से हम लोग खत्म कर देंगे।
और फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पे लोग बात करेंगे। तो आप लोग शेयर करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए। कोड क्या है मेरा? AMR10, ठीक है, AMR10 है। और इसमें क्या है, आपको 10% जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10% जो है वो मिल रहा है। और इसके बाद में प्लस में आप देखेंगे, प्लस जो है 12% जो है वो क्या, 12% मैं यहाँ पे आपको रिफंड कर रहा हूँ, ठीक है, रिफंड कर रहा हूँ। तो ओवरऑल लगभग आपका जीएस में बहुत कम हो जा रहा है। इसको क्या करेंगे, आप फटाफट सब्सक्राइब करते रहिए, आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए। और 22% का लगभग ओवरऑल क्या मिलेगा आपको डिस्काउंट, ये कह सकते हैं 22, ठीक है, 22% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये 10% तो ये हमारा कोड पे मिल जाएगा, 12% मैं अपनी तरफ से रिफंड करूंगा। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए, तो अनअकैडमी_अमित कपूर पे आएंगे। तो खूब लाइक करिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तमाम सारी ऐसी चीजें मुद्दे रहेंगे जो मैं बहुत ज्यादा पोर्शन कराने वाला हूँ जीएस का, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो लोग जुड़ना चाहते हैं। मेरी क्लास है 4 बजे, उसमें मैं पॉलिटी करा रहा हूँ, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे है, अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आप आ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड नमस्कार।